अगर महाविकास आघाड़ी को अगर सरकार बनानी है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है कांग्रेस का प्रदर्शन, जो मुझे लगता है क्लोज कॉन्टेस्ट है। बट आई थिंक महाविकास आघाड़ी से महायुति का एज है और उस एज की सबसे बड़ी वजह है बीजेपी। जो महायुति में जो सबसे कमजोर कड़ी है वो है अजित पवार की पार्टी। मुझे लगता है अजित पवार का लॉस होगा। उनके हो सकता है उनकी पार्टी शायद मतलब बहुत कम सीटों में सिमट जाए, 10 से 15 सीटें ही आ पाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। महाराष्ट्र में पिछले 2-3 महीनों से लगातार आप खबरें सुन रहे होंगे कि कब यहां उलटफेर हो गया, कभी महायुति तो कभी महाविकास आघाड़ी, लगातार एक दूसरे के आगे पीछे होने की खबरें आप लगातार सुन रहे हैं। लेकिन आज वोटिंग खत्म होने के बाद महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर हो गया है, क्योंकि हम लोग लगातार एग्जिट पोल को लेकर आप लोगों से बातचीत कर रहे थे कि एग्जिट पोल में क्या होने वाला है, और उससे पहले एग्जिट पोल भी लगातार आ रहे हैं, आपके सामने एग्जिट पोल के आंकड़े भी हैं। लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र में अंदर खाने क्या हो गया है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। किस तरीके से महायुति या महाविकास आघाड़ी, कौन आगे गया है कौन पीछे गया है, तमाम खबरें बता रहे हैं। और लेटेस्ट टेक में यही बताने के लिए मेरे साथ तनवीर आजम सर हैं, इंडिया.com के संपादक। तनवीर सर, अंदर खाने क्या चल रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल बहुत सारे आंकड़े बता रहे हैं, अलग अलग एग्जिट पोल आ चुके हैं। इस बीच आपको क्या लग रहा है कि महायुति ने बाजी मारी है कि महाविकास आघाड़ी ने? देखिए, सबसे पहले दर्शकों को क्लियर कर दूं, एग्जिट पोल पे ज्यादा यकीन करने की जरूरत नहीं है, वो अक्सर गलत ही साबित होते हैं। इंडिया.com जो आपको बताएगा उसको आप चाहे तो कहीं लिख के रख लें, क्योंकि हम नरेश जो आपके पास खबर लेके आ रहे हैं, ये जो आंकड़े या जो विश्लेषण वो आपको टीवी के एग्जिट पोल पे नहीं मिलेंगे। और एक और गुजारिश है कि 23 तारीख को सुबह 6 बजे से इंडिया.com लाइव आएगा, रिजल्ट डे के दिन, शनिवार का दिन है। सुबह उठे, टीवी से पहले आप चाहे तो अपने मोबाइल पे इंडिया.com को देख लें। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अब आ गई बात कि कौन जीत रहा है महाराष्ट्र। देखिए, बहुत कांटे की टक्कर थी, 288 सीटें हैं महाराष्ट्र में, और जो चुनाव जिस तरीके से हुआ और जिस तरीके से चुनाव प्रचार हुआ, उसको मतलब मैंने अपने करियर में इस तरीके का चुनाव प्रचार नहीं देखा। स्तर के मामले में स्तर काफी नीचे था, इसमें कोई शक नहीं है। फिर कल जो 2 घटनाएं हुई हैं, एक तावड़े साहब की जो घटना हुई, जो वो कैश के साथ जो बांटते हुए लोगों को पकड़े गए, दूसरा फिर एक ऑडियो बीजेपी की तरफ से रिलीज किया गया जहाँ सुप्रिया सुले जी एलिजेडली किसी बिटकॉइन डीलर से बात कर रही थी कि भाई हमें इतने करोड़ चाहिए, हमें इलेक्शन में खर्च करने हैं, जिसको लेके आज ईडी की रेड भी पड़ी है, कोई विकास मेहता या कोई है उनके घर पे। तो ये 2 जो घटनाएं हुई जो कल हुई हैं, उसका भी चुनाव पे असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि वोटिंग आज सुबह में हुई, वोटिंग अच्छी हुई है, पिछले बार से ज़्यादा या कम, वो तो अभी इलेक्शन कमीशन के फाइनल आंकड़े आएंगे। बॉम्बे में, खासकर बॉम्बे जो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट शहर है, देश का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, वहाँ पे भी वोटिंग की पेस अच्छी थी, सेलिब्रिटीज भी वोट किए। अब जो मुझे लगता है क्लोज कॉन्टेस्ट है, बट आई थिंक महाविकास आघाड़ी से महायुति का एज है और उस एज की सबसे बड़ी वजह है बीजेपी। महायुति में बीजेपी जो है, बीजेपी ने जो लोकसभा में अपना जो उनका ग्राउंड खिसक गया था, वो उन्होंने वापस रिगेन किया है। उसकी सबसे इम्पोर्टेंट उसका कारण है एग्रेसिव कैंपेनिंग। बीजेपी ने जो उनका जो एक मूल वो है कि भाई हम इस तरीके से कैंपेन करेंगे, अधर्म के नाम पे कैंपेनिंग हुई है, कटेंगे बटेंगे उस पे हुई है, एक है सेफ है उस पे हुई है, विकास की बातें दोनों मतलब जो दोनों आपके महाविकास आघाड़ी जो कांग्रेस वाली है और ये दोनों में से किसी ने इतनी ज्यादा विकास की बातें की नहीं है। इसके बाद जो महायुति में जो सबसे कमजोर कड़ी है वो है अजित पवार की पार्टी। मुझे लगता है अजित पवार का लॉस होगा। उनके हो सकता है उनकी पार्टी शायद मतलब बहुत कम सीटों में सिमट जाए, 10 से 15 सीटें ही आ पाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। अगर से दोनों गठबंधनों की बात करें तो सरकार बनाने में क्या, अगर महायुति की तो तीनों मजबूत पार्टियां हैं और वो अच्छा खासा प्रदर्शन भी कर रही है, टक्कर तो दे रही है, लेकिन हालांकि महायुति थोड़ा आगे नजर आ रही है, तो अजीत पवार की वजह से सरकार में आने का सपना खत्म हो सकता है? नहीं, देखिए, बीजेपी अगर जो हमारा जो एनालिसिस है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि बीजेपी सबसे पोल पोजीशन पे रहेगी कि भाई सरकार हमें बनानी है। शिंदे कहीं जा नहीं सकते, ये जो अभी स्थिति है उसमें शिंदे कहीं जाएंगे नहीं। उसके बाद अगर बीजेपी अगर शिंदे जाएंगे तो ऑफ कोर्स उद्धव आएंगे, ये आप समझ लीजिए। ये मतलब जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हैं, जिस तरीके की बातें जो सूत्रों से हम लोगों को पता चलता है, क्योंकि वो भी एक अंदर से बैक चैनल, एक वो टॉक्स आर स्टिल ऑन कि अगर ये होगा तो हम ये करेंगे। और शिंदे को साइड लगाने के लिए उद्धव ठाकरे किसी भी उस पर जा सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। और राजनीति में ये सब चीज़ें कोई ये नहीं होती, और इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है कि भाई वो कल तक उनके साथ थे आज उनके साथ हो गए, वो उसमें कोई ये नहीं। कांग्रेस
का जो अगर महाविकास आघाड़ी को अगर सरकार बनानी है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है कांग्रेस का प्रदर्शन। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी शरद पवार, वो अपना ग्राउंड नहीं लूज कर रही है। उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है यूबीटी, वो भी अपना ग्राउंड बचा के रखेगी। कांग्रेस अपना, क्योंकि कांग्रेस ने लोकसभा में अपने उम्मीद से, जो उनको भी उम्मीद नहीं रही होगी और किसी भी विश्लेषक को उम्मीद नहीं थी कि वो कांग्रेस को इतनी सीट दे रहे थे। कांग्रेस अगर अपनी सीटें, अगर अपने जो स्ट्रांग होल्ड है, जितनी सीटों पे वो लड़ रहे हैं, अगर वो उसमें उनका स्ट्राइक रेट अगर लोकसभा वाला जैसा रहा तो फिर महाविकास आघाड़ी को कोई नहीं रोक रहा। लेकिन जो हमारे पास खबर है कि कांग्रेस हरियाणा हारने के बाद, हरियाणा जो कि उनको लग रहा था कि हम जीत जाएंगे, हरियाणा हारने के बाद कांग्रेस के अंदर जो पार्टी का जो मोराल था वो थोड़ा डाउन हुआ। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रचार बहुत ज़्यादा नहीं किया, प्रियंका गांधी भी नहीं गई, सोनिया गांधी तो खैर अब उनकी तबीयत तो उनको अलाउ नहीं करती कि वो ज़्यादा धूल में जाएं, लेकिन कांग्रेस के लीडर्स भी ऐसे कोई बहुत ज़्यादा मुझे ग्राउंड पे उतना वो करते नहीं दिखे। महाविकास आघाड़ी की तरफ से सबसे इम्पोर्टेंट जो थे वो शरद पवार थे और उसके बाद उद्धव ठाकरे। शरद पवार ने स्ट्रेटेजीज बनाई हैं, बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है। मैंने एक पहले भी डिस्कशन में आपको कहा था कि अभी इस देश में जीवित पॉलिटिशियन में उनसे ज़्यादा स्मार्ट कोई नहीं है। और अजित पवार के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो महायुति में है। अजित पवार का जो एक वोट बैंक है उसमें मुसलमान वोट बैंक भी है, क्योंकि वो शरद पवार के साथ थे और शरद पवार का मुसलमान वोट बैंक रहा है। लेकिन जिस तरीके से महायुति में प्रचार हुआ उससे मुस्लिम जो वोट बैंक है वो उनका खासा नाराज है। विरोध किया लेकिन फायदा कुछ होने वाला कुछ नहीं, क्योंकि नहीं हुआ फायदा, लग रहा है। क्या फायदा होगा? कॉमन सेंस की बात है। देखिए, बीजेपी को अपनी सीटें तो बचानी है। वो कोई भी पार्टी कोalition के जो पार्टनर्स होते हैं उनकी वजह से अपनी सीटें नहीं हारती है। बीजेपी तो बिल्कुल नहीं हारती है। बीजेपी एक अलग ही तरीका है, पैटर्न है काम करने का। तो वो अजित पवार का लॉस है। और इसमें भी कोई ये नहीं है कि एक्सेप्ट कांग्रेस कि भाई वो नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ, बाकी कोई भी पार्टी कहीं भी जा सकती है। ठीक है, शिंदे जो हैं, अगर मतलब मेरे पास एक किसी का सवाल आया है कि क्या शिंदे महाविकास आघाड़ी में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। राजनीति में कोई भी कहीं भी जा सकता है, सत्ता सबको चाहिए। इसमें हमने बहुत लीडर्स देखे हैं जो पावर में आने से पहले कुछ बोलते हैं, पावर में आने के बाद उनके सुर बिल्कुल बदल जाते हैं। लेटेस्ट एग्जांपल अपने अरविंद केजरीवाल जी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हाँ, अगर आप सीटों की बात करें कि भाई कौन सी पार्टी कितनी सीट जीतेगी, तो जिसका कि हमारा दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई कौन सा गठबंधन। 288 सीटें हैं। मुझे लगता है कि महायुति बीजेपी, शिंदे की सेना, शिवसेना जो है, और एनसीपी जो अजित पवार की है, वो कम से कम 150 से लेके 155 सीटों पे उनको आएंगे। 160 का गणित में भी लगा रहा था। हाँ, और वो बहुमत पा लेंगे। और बाकी जो सीटें हैं उसमें महाविकास आघाड़ी को संतोष करना पड़ेगा। 10 से 15 सीटें जो अदर्स हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी और जो वहाँ की लोकल पार्टीज हैं, उन सबको, छोटी छोटी जो पार्टीज हैं उनको जाएंगी। लेकिन हाँ, ये है कि आप ये मान के चलिए, और दर्शक चाहें तो इसको लिख के रख लें कि अगला जो सीएम है महाराष्ट्र का वो बीजेपी का होने वाला है। ये मैं इस बात की India.com पे मैं मतलब बहुत भरोसे के साथ, और आई एम स्टिकिंग माई नेक आउट कि ये जो चुनाव है ये बीजेपी जीत गई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ बीजेपी जीत गई है और महायुति नहीं जीती है, क्योंकि बीजेपी ही वो इंजन है जो महायुति को लेके बढ़ रही थी। चाहे वो शिंदे हो, शिंदे बिना बीजेपी के कुछ नहीं कर सकते। अजित पवार भी उस स्थिति में नहीं है कि वो बिना बीजेपी के कुछ कर सकते हैं। तो अगर ये कोई हमसे पूछे कि ये चुनाव कौन जीता, महाराष्ट्र में कौन जीता, तो मैं कहूँगा महाराष्ट्र में बीजेपी जीती है, और उसके कंधों पे बैठ के शिंदे और अजित पवार की गाड़ी आगे बढ़ी है। बिल्कुल, तो आपके सवाल का जवाब मिल गया है। तमाम एग्जिट पोल तो आप देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमने आपको बताया कि महायुति सबसे आगे आ रही है और महायुति को कितनी सीटें मिल रही है ये भी हमने आपको बता दिया। अब आप 23 तारीख को इस आंकड़े को ज़रूर मिलाइएगा। इसके आसपास जो अगर सही रहा, सटीक रहा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हाँ कि आपका आंकड़ा कैसा रहा। हमारा आंकड़ा थोड़ा आगे पीछे भी रहेगा, तो फिर भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लगातार आपके बीच में इलेक्शन के बाद, रिजल्ट के बाद भी हम आपके बीच में आएंगे, और रोजाना हम एटेक के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से नतीजे आने के बाद वहाँ पर क्या हो रहा है सरकार बनने को लेकर, और उसके बाद भी हम आपको लगातार बड़ी खबरों पर आपको तमाम जानकारी देंगे। लगातार बने रहिए India.com के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।